अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो नाजरीन। मैं हूं असद नवीद और ये है कैपिटल स्पेशल। नाजरीन, बड़े अरसे से एक स्पेकुलेशंस थी कि केयर टेकर सेटअप में कौन आएगा। रोज़ाना आए दिन हम देख रहे थे कि एक नए वज़ीर आज़म का नाम लिया जाता था और अब की बार जिनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया, अनवार उल हक साहब, सेनेटर अनवार उल हक साहब, इनका नाम आउट ऑफ नो वेयर आया है। अच्छा नाम है, किसी हर की तमाम तर पार्टी, तमाम तर हम जितने भी अदारे हैं, तमाम तर लोग इस नाम पर मुतफ़िक हैं। एक अच्छी हिस्ट्री है, पढ़े लिखे के शख्सियत के तौर पर इनको जाना जाता है। तमाम हल्के अहबाब की इनके साथ येस है। और बात अगर की जाए कि हमारा जो इंटरिम सेटअप है उसकी बुनियाद होनी किस चीज़ पे चाहिए, उसकी बुनियाद इस चीज़ पे होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएं। एक दफ़ा आपका आइन वायलेट हो चुका है 14 मई की तवासत से, दोबारा वो चीज़ रिपीट ना हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड और पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। अब की बार सेनेटर अनवार उल हक का नाम लिया जा रहा है और फिर वो 14 अगस्त को हल्फ भी उठाएंगे। 14 अगस्त के हवाले से उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, हमारे आने वाले दिनों में हालात कितने बेहतर हो सकते हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। और आज के प्रोग्राम में हम ज़रा, क्योंकि अगस्त का महीना भी शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल यूनिटी का जो एलिमेंट पाया जाता है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम थोड़े से बिखर गए हैं, पॉलिटिकल बायपोलरिटी बहुत ज़्यादा है और हमारी जो यूनिटी है सूबों को लेके, हमारे माली हालात को लेके वो बिखर गई है। और फिर जो बैरूनी फोर्सेस होती हैं उनकी कोशिश तो यही होती है 5th जनरेशन वॉरफेयर के थ्रू या हमारी अंदरूनी या बैरूनी मुदाखलत को लेके कि पाकिस्तान के अंदर डाइवर्जन हो, इदारों को लेके, आम आदमी को लेके। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि 14 अगस्त का जो दिन है कितना सिग्निफिकेंट है, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो हमें क्या यहाँ पे आम पैगाम दे के गए हैं। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ बड़े दो मौजूद हैं एज़ यूजुअल। हमारे साथ सितार खान साहब होते हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। हमारे साथ लाइन पे कयूम सदीकी साहब भी मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे भी इनका राय जानने की कोशिश करेंगे कि अनवार उल हक काकड़ साहब जो हैं, इनका नाम पाकिस्तान के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे इनको मुंतखब किया जाएगा, इंतखाब इनका कर लिया गया है। क्या ये पाकिस्तान के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवा सकते हैं? तो बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सितार खान साहब की जानिब जाते हैं। सितार साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किए। सर, हमें बताइएगा कि सेनेटर अनवार उल हक का नाम हमने आज फाइनली, जो स्पेकुलेशंस थी वो ख़त्म हो गई हैं, आउट ऑफ नोवेयर ये नाम आया। अच्छी बात ये है कि नाम एक, इस पर तमाम तर लोग, तमाम तर हल्के अहबाब, तमाम तर हमारे जितने अदारे मुत्तफ़िक हैं। आप कैसे देखते हैं इस नाम को? पहले तो ये बात है कि BCO नाम थे, मीडिया में बार बार आ रहे थे, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या कोई गेस्ट हो या अमूमी तौर पर जो लोग समझते हैं कि सियासत को बड़े बेहतरीन तरीके से वो जानते हैं, उनके मुंह पे नाम चढ़े हुए थे। फलाना बंदा जो है ये पक्का है और यही आएगा, अल्टीमेटली आएगा। ये काकड़ साहब का नाम बिल्कुल नया, मेरे लिए तो बिल्कुल पहली मर्तबा काकड़ साहब का नाम आया और काकड़ साहब ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब ये देखने वाली बात है कि क्या हम मीडिया को बहुत जल्दी पड़ी होती है, क्या हम वक्त की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चलने वाले बन गए हैं, हमारी आदत बन गई है। हम देखते नहीं, रुकते नहीं कि ये नाम जो आ रहा है ये वाकई इसके पीछे ऑथेंटिसिटी है, रिलायबिलिटी है, कंफर्मेशन है कि नहीं है। हम आके कहते कि बस जनाब ये जो नाम आया इनमें से फलाना बंदा जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो होगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं हुआ। ये हम मीडिया के लिए भी बिल्कुल चौंका देने वाली बात थी, ये शॉकिंग सरप्राइज़ था हम मीडिया के लिए भी कि अनवार उल हक काकड़ का नाम आ गया और फाइनल हो गया। अब ये हमें एहतियात करनी चाहिए कि नाम जो मर्ज़ी आ रहे हों। इसमें मैं एक बात आपको, एक वाक़े की तरफ, अपना ज़ाती तौर पर जो मेरा तजर्बा हुआ, मैं किसी अपने दोस्त के साथ टेलीफोन पे बात की, किसी और दोस्त के, अब वो फ़ोन नहीं सुन रहा था, उसने मुझे कहा कि सतार खान साहब मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं सुन रहे, तो बराए मेहरबानी मुझे बड़ा ज़रूरी काम पड़ा हुआ है। मैं कहा अच्छा मैं देख लेता हूँ, बड़ा अरसा हो गया मुझे उनसे बात किए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन सुन लिया। मैंने कहा यार ये फलाने साहब हैं, ये भी तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हारे फ़ोन तुम्हें किया है लेकिन तुम इसका फ़ोन नहीं सुन रहे, इसको तुमसे काम पड़ गया। उन्होंने कहा खान साहब मैं मुल्क से बाहर हूँ तो मेरी गल करा दो। मैंने बात कराई, वो जो काम था उसने कहा। उसके 3-4 घंटे बाद मैं एक ऐसी जगह पर गया जहाँ 3 बड़े ही अहम लोग बैठे हुए थे। उन तीनों अहम लोगों ने मुझे मेरी तरफ देख के कहा कि सतार खान साहब आपके दोस्त के टेकर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। मैं कहा कौन आ रहा है, मुझे पता ही नहीं। कहता फलाने साहब। मैंने मोबाइल निकाला, मैं कहा ये 4 घंटे 3 घंटे पहले मेरी बात हुई है इस शख्स के साथ, कुछ 6-7 मिनट बात हुई है, ना मेरे जहन में ऐसी कोई बात कि केयर टेकर आ रहा है, ना उसने इशारतन मुझे कहा है। आप उसका नाम ले रहे हैं, मतलब मेरी 4 घंटे पहले जिस बंदे से बात हो रही है मुझे नहीं पता, मेरे जहन में ये बात, मेरे फरिश्तों को नहीं पता, और ना उस साहब ने जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कोई इशारतन कहा हुआ ये बात कही हो कि यार मेरा भी नाम है, ये भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन वो बड़े 3 अहम लोगों की, आम बंदों की मैं बात नहीं कर रहा, 3 अहम लोग थे।
तो हमारे यहाँ केयर टेकर के हवाले से जैसे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम गैस वर्क पे चले जाते हैं, हम हेयर से पे चले जाते हैं, हमारे में इंतज़ार की कैफियत नहीं होती, हम इंतज़ार नहीं कर सकते, हम इतने इम्पेशेंट होते हैं कि ठा ठा करके आना शुरू कर देते हैं। ओ भाई, जिन्होंने ये बनाना है, एक बंदा है हमारा एंकर पर्सन या दोस्त है मुबशर लुकमान, उसने 3-4 दिन पहले कहा कि यार ये राजा रियाज को नहीं कंसिडर कर रहे, असल में ये प्राइम मिनिस्टर और राजा रियाज के दरमियान तय होना है कि किसने केयर टेकर आना है, और राजा रियाज तो पिछले 2 दिनों से वज़ीर आज़म को अवेलेबल ही नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि राजा रियाज साहब ने एक बात कर दी, बड़ी अजीब सी बात कर दी। राजा रियाज साहब ने कहा कि जी मैंने ये नाम प्रपोज किया है अनवारुल हक काकड़ का। अब राजा रियाज से कोई ये पूछे कि आपको नाम दिया किसने था, ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये आप अंडरस्टूड बात है। यहाँ का कम अज़ कम यहाँ के रहने वाले ये बात जानते हैं कि ये नाम कहाँ से आया होगा, ठीक है, ये फाइनल कहाँ से हुआ होगा। ये इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपना कोई इतराज़ भी कर दिया, एक तरीके से इतराज़ किया है। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट सितार खान साहब रेज किए। हमें अब्दुल कयूम सदीकी साहब ने भी ज्वाइन की, से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर सवाल आपके लिए ये, जैसे सितार खान साहब भी कह रहे हैं कि नाम हमें भी पता है, तमाम तर लोगों को पता है, बस मीडिया ऑप्टिक्स के लिए ये बहस चल रही थी 3-4 दिनों से। अब नाम तो अनवारुल हक साहब का आ गया हुआ है, काकड़ साहब का आ गया हुआ है। हमें ये बताइएगा कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम किया गया, फिर हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट फॉर द गुड सेक, पाकिस्तान की मुशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी मामलात को बेहतर करने के लिए चलती आ रही है। क्या ये इस बात का अंदेशा देती है कि जो आने वाला इंटरिम सेटअप होगा ये एक एक्सटेंडेड सेटअप होगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मरदमशुमारी और हमारे सेंसस के भी मामलात अभी चल रहे हैं एंड इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, तो उसके लिए इससे बेहतर कोई इंतखाब हो नहीं सकता था और ये नाम जहां से आया उन्हीं की तरफ से ये फिर आया। जी अब्दुल कयूम साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल सर, आपसे सवाल यही था कि ये नाम चले, अगर मान लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आया, क्या ये एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप के लिए इस नाम को ज़ेरे गौर लाया गया और इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 6 महीने में इलेक्शंस होते हैं, 8 महीने में होते हैं, साल में होते हैं, 2 साल में होते हैं, और जो एक टेक्नोक्रेट सेटअप की बात की जा रही थी उसी को आगे ले जाने के लिए इस नाम का इंतखाब किया गया? देखिए, ये सारी चीज़ें तो एक मफरूज़े के ऊपर मबनी है ना, कि हम देखते हैं कि एक इकनॉमिक काउंसिल बन गई है, एक ये हो गया है, प्राइसेस ये इस तरह से है, लेकिन आपकी जो इकनॉमिक कंडीशन है उसके अंदर ये फैसले तो आपने करने ही करने हैं। हाँ, पिछली गवर्नमेंट ने की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वो इमरान खान साहब की हो या ये आई हो, तो जो बड़े घर की हिमायत जो है वो तो बहुत लाजमी है, उसके बगैर तो आप इक़्तिदार के अंदर मेरा ख्याल है कि सोचना जो है वो अबस है। बात ये है कि ये जैसा भी है, जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बहरहाल एक सियासतदान तो हैं, वो एक इलेक्टेड आदमी है, तो इनकी सबसे बड़ी जो कमिटमेंट है वो तो हल हल उठाएंगे तो कहेंगे कि मैं आइन के तहत अपने फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। तो आइन जो है वो हमारा ये कहता है कि जब कौमी असम्बली तहलील हो जाए तो फिर उसके बाद अगर वो वक्त से पहले तहलील कर दी गई या तोड़ दी गई है तो वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। अब उसके अंदर इससे पहले हुकूमत ने जाते जाते अचानक से सेंसस जो है वो डिजिटल सेंसस जो मरदमशुमारी है उसको नोटिफाई कर दिया। अब उसके ऊपर जो है वो हमारे इत्तलात के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एप्रीहेंशन हैं या खदशात का इजहार किया जा रहा है, मुझे तो मुश्किल नज़र आता है कि ये सेटअप जो है वो कोई लंबे अरसे के लिए आ रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये सेटअप जो है कोई लंबे अरसे के लिए आएगा, क्योंकि जहाँ पे अगर ये लंबे अरसे के लिए आए तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो है वो ऐसे इंसल्ट करेंगे पाकिस्तान को कि फिर उसके बाद जो है फिर पूरी ये या फिर वो मार्शल लगा देंगे या कोई और गैर आईनी हुकूमत जो है वो चले। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि जो सूरत हाल
पहले थी कि जो इलेक्शन करके कभी पंजाब और केपी के अंदर पहले बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल कयूम साहब, आप मेरे ख्याल से जश्न आज़ादी पहले ही बहुत पहले मना रहे हैं, पीछे से आवाज़ें बहुत आ रही हैं, थोड़ा सा इसका हम टेक्निकल साउंड को करेक्ट करते हैं। सितार खान साहब, आपकी जाने वापस आता हूँ। अब्दुल कयूम साहब ने कहा है कि उनका ख्याल है कि अभी भी 6 से 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। आपको होते नजर आते हैं इलेक्शन? इसके बारे में देखो फिर वही बात आ जाती है। असद इसके बारे में अथॉरिटी के साथ एक मीडिया पर्सन को कम से कम एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है ये डे टू डे बेसिस पे, आर टू आर बेसिस पे, मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पे बदल रही होती है। अब जो बदलने वाले होते हैं वो हमारे सामने थोड़ी बैठे होते हैं, ऐसे ही हमारी एक्सेस थोड़ी होती है कि हम उनके दरमियान बैठे हों। हमें तो कई दफ़ा कई चीज़ों का, जैसे अनवारुल हक काकड़ का हमें कब पता चला, आज पता चला। यानी कि मैं रास्ते में था तो मुझे मेरी टीम ने बताया, उन्होंने क्या अनवारुल हक काकड़ साहब आ गए हैं। मैं क्या, इसका तो नाम हमने सुना ही नहीं था, सिरे से इसका नाम आया ही नहीं था, बीसीओ नाम आए, इसका नाम नहीं आया था। अब ये देखें ना, कई चीज़ें होती हैं जिसका हमें नहीं पता होता किस वक्त में नाम था इसका, पहले से नाम था या अचानक बाद में आया। लेकिन इस नाम पे जिनकी वजह से ये नाम आया उनको तो पहले दिन का पता होगा कि हमने ये बंदा करना ही करना है। इस तरह का एक आधा या दो बंदे और होंगे जिन पे वो होंगे कि यार वो नहीं तो ये नहीं तो वो। कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, हुकूमत थी वो सिविलियन हुकूमत थी, सियासी जमात की हुकूमत थी, सियासी इत्तेहाद की हुकूमत थी। उन्होंने नाम देना था, राजा रियाज ने नाम देना था, लेकिन वो बड़े साहब भी बैठे हुए हैं ना। बड़े साहब के बगैर तो हम लोग हिल ही नहीं सकते ना, कि बड़े साहब ने अगर कह दिया कि ये नाम है, तो चाहे वो सियासी हुकूमत हो, सियासी इत्तेहाद हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने तो मानना ही मानना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जी जो नाम उन्होंने प्रपोज किए थे वो किसी सियासी जमात ने जो सियासी इत्तेहाद का हिस्सा था, ये कैसे हो सकता है कि जी उन्होंने कहा हो कि यार ये बंदा है आना चाहिए और वही आ जाए? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है, या वो मुल्क नहीं है जहाँ पर और तरीके से सियासत हो रही होती है। पाकिस्तान में सियासत जो है ना, वो बड़े साहब की मंजूरी के बगैर नहीं होती। हर दौर की सियासत जो है, हर दौर की सियासी हुकूमत हो, उनके बगैर नहीं चलती। पिछले साहब जो थे, जो हुकूमत में रहे, 44 में नहीं रहे, वो तो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, ओवरवेलमिंगली डिपेंडेंट बड़े साहब पे, कि वो कहते थे कि मेरी एमएनए जो थे कौमी असम्बली में नहीं आते थे तो मुझे एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती थी, इजाजत लेनी पड़ती। ठीक है कि भाई मेरे बंदे पूरे कर दो, बजट सेशन है, बजट ना कहीं ये गड़बड़ हो जाए, तो ये एजेंसियां करती थी बंदे पूरे। सर बड़ा अच्छा आपने एक और पॉइंट यहाँ पे रेज किया, हमें सदीकी साहब ने वापस ज्वाइन किया। सदीकी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अलावा मेरे नहीं ख्याल कि दुनिया में ये कोई केयर टेकर सेटअप का कोई तस्वर भी पाया जाता है। चलें पाकिस्तान में ये केयर टेकर सेटअप का तस्वर पाया जाता है, लेकिन फिर वो न्यूट्रलिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपको लगता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब इन न्यूट्रलिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 2002 में नून लीग की टिकट पे भी इन्होंने इलेक्शंस कम्पीट किए, हार गए, अलग बात है। फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी इनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, पीटीआई के ये इत्तेहादी रह चुके हैं। तो न्यूट्रलिटी के स्टैंडर्ड्स मीट करना केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा टास्क होता है। क्या अनवारुल हक काकड़ साहब इसको मीट कर पाएंगे आपकी नज़र में? अच्छा, एक चीज तो जो है वो आपको मद्देनजर रखनी होगी कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसका इलेक्शन के अंदर या इलेक्शन करवाने के अंदर कोई काम नहीं होगा। आइन का आर्टिकल 224 जो है वो उसके तहत ये तमाम इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, कंसीडर की जाती है। बिल्कुल जी, ऑटोनोमस बॉडी है, बिल्कुल सर, उनके दायरे इख्तियार में इलेक्शन ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो एक अपना एक आईनी इदारा है और उसके ऊपर सारी चीज चली जाती है। अब जो है, हाँ, इनकी न्यूट्रलिटी क्या हो सकती है? इनकी जैसे वो अपना जब इमरान खान की हुकूमत गई तो फवाद चौधरी उनके वजीर इत्तलात कहा करते थे कि जनाब ये 27 किलोमीटर के अंदर तो हुकूमत खत्म हो जाती है इनकी। तो अब बाकी जो है वो 4 सूबों के अंदर निगरान हुकूमतें हैं। और जो बात कर रहे थे ना अपना जो सितार खान साहब, तो सत्तार खान साहब, जाहिर है कि इन्होंने भी इस जो सियासत को कवर करते हुए पाकिस्तानी तारीख को देखने हुए ये सारी बातें कर रहे हैं, और ये बिल्कुल एक हकीकत है कि आज जो है वो शायद जो अभी कुछ दिन पहले जब शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे पता है, लोग मुझे कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं। तो अब वो जो चीज है, एक
वो जाहिर है कि आइन के अंदर और कानून के अंदर रह के तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है और उसके लिए अवाम की राय जो है उसको मुकद्दम समझा जाता है, और हमारा आइन भी कहता है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके जरिए से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज होगी। तो उसमें ये निगरान सेटअप कहीं पे भी फिट इन नहीं करता, ये तो एक पख लगाई हुई है। आई डोंट नो व्हाई। ये भी एक अजीब सी बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको समझा जाता है कि चाहे जुल्फकार अली भुट्टो से लेके अब तक उसकी जेर निगरानी होने वाले इलेक्शन जो है वो तो होंगे ही धांधली जरा। तो बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया जाता और उसकी जो आबियारी जो है उसके ऊपर कोई शक ना कर सकता, लेकिन जो है वो हमने केयर टेकर सेटअप के एक पख जो है वो लगा दी। अब यही काफी नहीं है, हमारे तो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद होगा हमजा शहबाज शरीफ का जब केस चल रहा था, इधर ये सारा पंजाब के अंदर इधर उधर हो रही थी चीजें, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया था हमजा शहबाज शरीफ को। तो आइन के साथ तो जो कुछ होता रहा है वो हमारी अदालतों कभी आइन को रीराइट कर देती हैं, कभी आइन जो है वो कहीं और से लपेट दिया जाता है। लेकिन अब ये सारी सूरत को देखते हुए इस सारी बहस को समेटने के बजाय हमें जो है वो इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि इंतखाबात जो है वो हो। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर न सिर्फ यहाँ पे तब्दीली आ रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आएगी जो 16 के बाद आएगी, 16 सितंबर के बाद। तो वहीं पे मुल्क का जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उस सूरत हाल के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को इंश्योर करने में उनका किरदार जो है वो उस सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखना है, बहुत सारी वो चीजें हैं, लेकिन मैं तो यही तवक्को करता हूं कि अनवरुल्लाह काकड़ साहब जब कल आइन का हल्फ उठाएंगे तो आइन के अंदर रहते हुए वो ये पूरी आइनी जरूरियात जो है वो उनको मुकम्मल करेंगे और एक साफ शफाफ इंतखाब करवा के तो वो 3 महीने के बाद जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाए। बिल्कुल। सदीकी साहब, एक सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया हुआ है 14 मई के हवाले से कि आइन वायलेट हुआ है। फिर आपने बड़ा अच्छा हवाला दिया कि सितंबर में चीफ जस्टिस कासी फाइज ईसा की तैनाती होगी, नून लीग भी इस अपॉइंटमेंट का वेट कर रही है। फिर अनवारुल हक साहब के एक बर्डन, एक्स्ट्रा ड्यू बर्डन उन पर पड़ जाता है तमाम तर पार्टीज़ का, और फिर एक्स्ट्रा हल्के भी जितने चल रहे हैं। सवाल यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि 60 से 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन करवाने हैं वो कहीं से भी, वो इलेक्शन कमीशन आपने सही कहा कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इनका रोल होगा कि इसको वो इंप्लीमेंट करवा सकें। हमारे माली हालात जैसे मर्जी हो, दहशतगर्दी हो रही हो, लेट द हेवंस फॉल, अगर इस साइकी के साथ वो चलेंगे तभी इलेक्शंस होंगे, वरना बहाने तो 101 हैं। आप इसको इतना ही क्लियर एंड कट देखते हैं कि ये मामला आसानी से इतना ही स्मूथली इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे? देखें, जो 14 मई के इलेक्शन की बात है ना, उस वक्त तो चले एक फाइनेंशियल जो है ना वो कंस्ट्रेंट था कि बजट में नहीं थे, और उसमें एक ये भी था कि अगर 2 सूबों के अंदर पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो वो उससे फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेट हो सकते हैं कि जहां पर 2 सूबों के अंदर मुस्तकिल हुकूमतें हो, तो फिर आप कैसे उनको केयर टेकर में तब्दील कर सकते हैं, और वो सूबाई हुकूमतें जो है वो नेशनल असेंबली के इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती हैं। तो वो तो एक चीज बनती भी थी, कुछ थोड़ी सी उसमें थी, लेकिन यहाँ पे अब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे सूरत हाल बहुत ज्यादा मुख्तलिफ आएगी, और जो आप कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो डिजिटल मरदमशुमारी है उस हवाले से, और वो काम जो है अनलेस एंड अनटिल के बहुत बड़ी कोई तब्दीली सीटों के अंदर ना हो जाए, तो मेरा जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आपको जरूरत हो, उसके बगैर जो है इलेक्शन जो है मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और चीज भी देखिए कि आप देखें हमारा जो पॉलिटिकल सिनारियो है, इसमें आसिफ जरदारी साहब जब ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खत्म हुई और फिर उसके बाद 9 मई का वाक़या हुआ, 9 मई के वाक़े के बाद जिस तरह से वो तितर बितर होना शुरू हुई, तो आसिफ जरदारी साहब बड़े लाहौर में आके बैठे थे और तवक्को यही थी कि जनूबी पंजाब के लोग जो हैं वो वहां पे आएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि उसके फौरन बाद और फिर ये भी सोचा जा रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी जो है वो इसको ज्वाइन करेगी। अब बाप पार्टी के सेनेटर जहां तक मेरी इतला है ये पॉलिटिकली पीएमएलएन के साथ अलाइन करने जा रहे हैं या उसमें शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर जो सूरत हाल बन रही है उसमें जो है मेरा ख्याल है वो वहां तक महदूद रोल रहेगा, और अगला सेटअप भी जो है वो, क्योंकि
मेरा ख्याल है कि अब हम आइन से मजीद जो अगर हमने पहलू तय की तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं बजाय इसके कि कोई आईनी हुकूमत जो है वो वहां पे आ जाए और वो मामलात को लेके आगे चले। मार्च के अंदर देखें आपको आईएमएफ के साथ दोबारा रीशेड्यूल करनी है, अपना मुआहदा करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के जरिए से ही हो तो मेरा ख्याल कि वो ज्यादा बेहतर होगा। बसूरत दीगर मुआशी, आईनी और फिर दूसरी तरफ एक अदालती बहरान भी फिर बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा क्योंकि वहां पे जो शख्सियत आएगी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या कहती है वो एक सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हों। बिल्कुल सिद्दीकी साहब, आपने बड़ा वाइसली एक्सप्लेन किया है, ब्रीफली एक्सप्लेन किया। सितार साहब के साथ ही आर्गूमेंट कैरी करते हैं आईएमएफ का भी बड़ा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हमने करनी है। हम अगर याद करें आईएमएफ के एमडी की मुलाकात इवन चेयरमैन पीटीआई से भी हुई थी और उनकी भी एंडोर्समेंट ली थी कि हमने आगे जितनी भी किस्तें देनी है, पहली किस्त हम आपकी मौजूदा हुकूमत को देंगे, अगली आपकी इंटरिम गवर्नमेंट को देंगे और इससे अगली आपकी मुंतखब हुकूमत को देंगे। अब वो मामला बड़ी स्टेबिलिटी होगी मुल्क के अंदर तो अचीव किया जाएगा, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकली भी। आप समझते हैं दिस इज़ द राइट कैंडिडेट जो इन मामलात को भी साथ साथ लेके चल सकते हैं? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि अनवारुल हक काकड़ के बारे में ये तस्लीम शुदा बात है या तस्दीक शुदा बात है कि वो इस मामले में बहुत ही महारत रखते हैं या सलाहियतें बहुत हैं। ये बात नहीं है। ये सारा डिपेंड कर रहा है कि जो असल में हर चीज़ के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं कि जी उनकी मंशा होगी, उनकी नोड होगी, उनकी मर्ज़ी होगी तो ये काम इस तरह से होगा। ये अनवारुल हक काकड़ साहब तो ये समझ लें कि जी अगर वो हर दौर में जो केयर टेकर आता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, एक बात तय है कि जो पीछे उनके बैठे होते हैं असल तो वो होते हैं सब कुछ। बिहाइंड द सीन पावर्स दैट बी जिसको कहते हैं, वो बिहाइंड द सीन होते हैं। वो ये नहीं होता अनवार काकड़ साहब का कितना अरसा हो गया। ये मैं एक बात बताता हूँ कि मैं अपने मोबाइल से आज एक अपने एंकर दोस्त को मैसेज किया और मैंने मैसेज क्या किया उसको, मैं क्या, अ पर्सन यू डिडंट अलाउ टू सिट विद अस एट टेबल टॉक कोसार मार्की इज नेम्ड एज न्यू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। मतलब मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए थे, एंकर है, टॉप ऑफ द लाइन एंकर है, हम लोग कोसार मार्केट में बैठे हुए थे तो अनवारुल हक काकड़ साहब आ गए। उन्होंने कहा कि जनाब, वो बैठ भी गए थे तो फिर मेरा जो दोस्त है एंकर उसने कहा कि जी मैंने सतार खान के साथ बहुत ही ज़ाती बातें करनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा सॉरी मैं उठ जाता हूँ। आज मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा जिस बंदे को तुमने अलाउ नहीं किया था बैठने के लिए आज वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गया। और मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ जब हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। कहने का मतलब ये है कि एक बात जहन में रखें, यहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो 5 साल के लिए आती है, उसके इख्तियारात जो है ना, जिस तरीके से आपके या किसी आम पाकिस्तानी के जहन में है, उनके इख्तियारात इस तरह के नहीं होते। नवाज शरीफ जब हुकूमत में आता है तो ये उसकी बार बार की हुकूमत ने एक चीज़ बताई है कि नवाज शरीफ में क्या टेंडेंसी थी, हुकूमत में आने के बाद वो पावर्स दैट बी जो होते हैं उनके साथ सीधा हो जाता है। इमरान खान हुकूमत से निकला है तो उनके साथ सीधा हुआ है, अपनी हुकूमत में सीधा नहीं हुआ। तो ये स्टाइल दो में ज़रा डिफरेंट तरीके का है कि आप हुकूमत में रहते हैं और फिर आप अपने लिए स्पेस लेना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेड गवर्नमेंट के तौर पर, सिविलियन लीडरशिप के तौर पर। और दूसरे जो पावर्स दैट बी है उन्हें पता होता है कि इनको स्पेस ज़्यादा नहीं देनी। ये मामला चलता रहता है पाकिस्तान में। जो भी पॉपुलर हुकूमत बन जाए या पॉपुलर हुकूमत आ जाए तो उसका मसला ये होता है कि उसने स्पेस के लिए एक लड़ाई लड़नी होती है। ये अंडरस्टूड बात है। हाँ, मेरी तरह का बंदा या क्यूम सिद्दीकी की तरह का बंदा अगर आप बिठा लें प्राइम मिनिस्टर तो हम पावर्स दैट बी को क्या कहेंगे, जो आपने करवाना है हम हाजिर हैं यहाँ बैठे हुए। लेकिन अगर हमें पॉपुलर सपोर्ट मिल गई होगी, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट हो गया होगा तो हम आंखें भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी स्पेस बढ़ जाए, जितनी स्पेस हमें मिली हुई है ना इख्तियारात के हवाले से वो बढ़ जाए। तो ऐसी सूरत हाल में अनवारुल हक काकड़ को आप मत देखें। आपकी निगाह फिर भी पावर्स दैट बी पे होनी चाहिए और फिर आने वाले दिनों में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो इत्तेहादी हो या कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ जाए, हर उन पे डिपेंड करेगा। इनसे क्या होगा कि इन्होंने करना क्या, जो कुछ करना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। एक बड़ी जमात जो इस वक्त नज़र ऐसे आ रहा है जैसे उसका इन तमाम मामलात से उनकी मुदाखलत
ख़त्म होती जा रही है, शमूलियत ख़त्म होती जा रही है। ये उनकी तरफ से नारा लगना ही लगना है कि धांधली हुई है बड़े मैच स्केल पर, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपनी प्रोजेक्शन की है ना, सीटों के वाले से, नशिस्तों के वाले से, वोट के वाले से, वो खुदा की कसम वो एक तस्वराती दुनिया में तो मुमकिन है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो जब वो मुमकिन नहीं होगा तो उनकी तरफ से नारा आना ही आना है। वो रेडीमेड नारा है, तैयार करके बैठे हुए कि हमने ये नारा फेंकना ही फेंकना है कि हम इंतखाबात को नहीं मानते। क्यों? हमें 2/3, 2/3, 3/4 अक्सरियत नहीं मिली। बिल्कुल। अब पाकिस्तान में कोई एग्जिट पोल नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई गैलप नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई सर्वे नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं जब इलेक्शन लड़ेंगी तो किसके कितने इम्कानात हैं। या तो एग्जिट पोल हो जाए, गैलप हो जाए, जैसे पूरी दुनिया में होता है। फिर वो एग्जिट पोल और गैलप के ऊपर जाके ना मीडिया भी उसके ऊपर डिबेट करता है कि ये पूरी एक गैलप हुआ है और एक एग्जिट पोल एक पूरी साइंस होती है, गैलप एक पूरी साइंस होती है जो बता रही होती है कि फलानी सियासी जमात जो है ना उसका पलड़ा भारी है। अगर पलड़ा भारी है तो किस हिस्से में, मुल्क के किस हिस्से में उसका पलड़ा भारी है, उस हिसाब से डिबेट होती है। हमारे यहाँ तो उस तरह की डिबेट होती नहीं। सितार खान साहब इसी आर्गुमेंट को आगे लेके चलते हैं, सदीकी साहब से जानते हैं। सदीकी साहब बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया सितार खान साहब ने कि पावर कॉरिडोर्स में और पावर वैक्यूम्स में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो ज़रा डिफरेंट होती हैं, फार फ्रॉम रियलिटी ज़रूर होती हैं लेकिन प्रैक्टिकल वही है। सदीकी साहब हमें ये बताइएगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती थी मरियम नवाज की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से। आने वाले दिनों में हम तो यही तवक्को कर रहे हैं कि PMLN हो या PDM हो या पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान की अपनी पार्टी हो, तमाम तर लोग आने वाली हुकूमत में अपने इक़्तिदार को देखते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की एक तो बात की जाती थी वो मुहैया की जाएगी थ्रू दिस इंटरिम सेटअप, या फिर मामला वही जैसे पहले तय किए जाते हैं, फिर एक हवा चलती है, फिर डिसाइड किया जाता है मौके की मुनासबत देखे कि किसको हमने आगे इक़्तिदार में लाना है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? देखिए, ये सारी चीजें तो जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है बड़ा ही प्रीमेच्योर होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि हालात को देखते हुए कुछ आप पेशबंदी या पेशगोई कर सकते हैं। जो आने वाले दिनों के अंदर हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो आएंगी, बहुत तेजी से रूनुमा होने शुरू हो जाएंगी। जो इस वक्त की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है जिसमें कोई शक नहीं है कि उसके बाद जो PMLN है उसकी ये या PDM की जो गवर्नमेंट है, इसके बाद जो उनके वोट बैंक है उसके अंदर बहुत कमी वाक़ई हुई है। लेकिन ये जो कुशन मिलेगा जो 3 महीने का या 4 महीने का है, इसमें वो किस तरह से इस नैरेटिव को आगे लेके जाएंगे। जाहिर है कि जो कैंपेन देख रहे हैं हम वो दूसरी तरह की है। फिर उसमें PTI के चेयरमैन का जो किरदार है उस पर अदालतें आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से उनके फ्यूचर को डिटरमिन करेगा, तो फिर उसके बाद जो PTI है उसको कौन लीड करेगा और वो कितना नैरेटिव जो है वो कर सकेगा। और जहां एक तरफ PDM का वोटर जो है वो इस वजह से डिजेक्टेड है कि जनाब बहुत महंगाई होगी, तो दूसरी तरफ जो तहरीके इंसाफ का वोटर है वो भी आइसोलेट हुआ हुआ नजर आता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सारी सूरत हाल को जो है वो आगे जाके देखेंगे, लेकिन कुछ भी प्रेडिक्ट करना इस हवाले से तो अभी तक तो मुमकिन नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। बिल्कुल सदीकी साहब, एक जनरल परसेप्शन भी पाया जा रहा है कि PTI के जो सपोर्टर्स हैं देर हैप्पी विद दिस नेम। उनको ये है कि यार PDM के जितने भी लोग थे मुशावरत आपस में कर रहे हैं, इन्होंने जो भी नाम लाना था वो उन्हीं के मुफाद में होना था। अब ये नाम जहाँ से भी आ गया, एटलीस्ट ये PDM का कोई नुमाइंदा नहीं, तो हमारे लिए तो इसमें बेहतरी है। ऑल्दो वो चेयरमैन PTI अभी इस वक्त जेल में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये परसेप्शन दुरुस्त है? परसेप्शन तो देखिए बहुत सारी, मैं यही कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है जिसको सियासी तौर के ऊपर हम देखते हैं, कोई एक भी वाकया जो है वो ट्रिगर कर सकता है कि किस तरफ चीजें जाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कयूम सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद, कीमती राय अपनी कीमती राय से और अपने कीमती वक्त से हमें आगाह किया है। सितार खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और बड़ा आपने एक डीप एनालिसिस की है कि पावर कॉरिडोर्स में चीज़ें डिसाइडेड हैं। ये सिर्फ मीडिया ऑप्टिक्स की बात की जाए या पाकिस्तान के जो आम वोटर सपोर्टर हैं जो आए दिन बहस कर रहे होते हैं कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान में बहुत बदले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं बदले के। तवक्को की जा सकती है कि ये इंटरिम सेटअप को जो रोल है वो बाकायदगी से अपना रोल सही तरह अदा करे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने आप को रखे, इंस्टेड के पावर कॉरिडोर्स क्या कहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।